बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा अब अपना नेक्स्ट चैप्टर है जो सेकंड बुक का है, वो है बायोमोलिक्यूल्स। तो प्यारे बच्चों, बायोमोलिक्यूल्स नाम से पता चल रहा है कि जो लिविंग पार्ट होता है अपना बॉडी का, वो कौन सी होती है? सेल। ठीक है, तो सेल के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं बड़े बड़े, वो सारे बायोमोलिक्यूल होते हैं। सब लिविंग थिंग का सबसे छोटा पार्ट जानते हो बेटा? सेल होती है। सेल के बाहर तो होती है सेल वॉल, और बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस में ये होता है आपके क्रोमोसोम्स। यहाँ क्या होता है? सब बायो वाले अच्छी तरह, मैथ्स वाले जानते हैं, 9th-10th में पढ़ा है सेल का डायग्राम। ये होता है साइटोप्लाज्म। क्या होता है बच्चों? तो इस साइटोप्लाज्म के अंदर, साइटोप्लाज्म में जो बड़े बड़े मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं बायो, ठीक है ना, उनको बायोमोलिक्यूल्स बोला जाता है। तो इस चैप्टर का दूसरा नाम मैं कह सकता हूँ बायोपॉलीमर्स की पढ़ाई करेंगे। तो डेफिनेशन क्या है बेटा? मैक्रोमोलिक्यूल्स, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं। मैक्रोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट इन आवर साइटोप्लाज्म नोन एज बायोमोलिक्यूल्स, दे आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। क्या कह सकते हैं अपन? ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक क्या होता है? लिविंग थिंग से रिलेटेड है बेटा। एग्जाम्पल क्या क्या पढ़ना है अपन को इस चैप्टर में? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए आरएनए है जिसके अंतर्गत आएंगे, और एसिड्स एंड लिपिड। इसके अलावा एंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स भी है बेटा। एंजाइम की पढ़ाई भी आपको करनी है। हॉर्मोन्स, हार्मोन। तो एंजाइम और हार्मोन में क्या डिफरेंस है? एंजाइम्स तो वो सिक्रेशंस होते हैं जो ग्लैंड से जाकर के ब्लड में मिलते हैं, और हार्मोन्स बिना ग्लैंड वाले, जो विदाउट ग्लैंड होते हैं, सीधे ब्लड में जाकर के टारगेट बनाते हैं ऑर्गन्स को, वो हार्मोन्स होते हैं। तो हार्मोन्स है ये बेटा। लिपिड्स जो होते हैं, ये भी होती है फैट। फैट, ये सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं बायोमोलिक्यूल्स। तो पहला बायोमोलिक्यूल शुरू करने जा रहे हैं अपन, कौन सा? कार्बोहाइड्रेट। हाँ बेटा, पहला बायोमोलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट शुरू कर रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट वर्ड दो चीजों से मिलकर बना है। कार्बो मतलब कार्बन, और हाइड्रेट का मतलब वाटर होता है केमिस्ट्री में। तो कार्बन का वाटर ऑफ कार्बन है ना, वाटर ऑफ कार्बन, एक्चुअली कार्बन, ठीक है ना। तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा? कार्बन हो गया X और H2O Y, ये होता है कार्बन और वाटर। तो जनरली इसको फॉलो करते हैं कौन? काफी कार्बोहाइड्रेट इसी को फॉलो करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं बेटा इस फॉर्मूले को फॉलो करें। जैसे डीएनए की शुगर, पेंटोज शुगर जो राइबोज होती है, रेमनोज होती है, वो इसका फॉलो नहीं करती है। तो जनरल फॉर्मूला कार्बोहाइड्रेट का ये है। एक्चुअली दे आर द सोर्स ऑफ एनर्जी एंड हीट एंड गिव्स टू आवर बॉडी। ये सोर्स होते हैं। और अपने जो स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट के सबसे बढ़िया प्लांट में तो आपके होता है वो कौन? स्टार्च। और एनिमल स्टार्च होता है वो ग्लाइकोजन होता है। तो सारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो एनर्जी के स्रोत होते हैं। कहते हैं ना, ग्लूकॉन डी जान में जान डाल दे पीते ही। तो ग्लूकोज डी, ये सब कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो तुरंत एनर्जी देते हैं। प्रोटीन वगैरह जो है एनर्जी के सोर्स नहीं होते इतने, लेकिन कार्बोहाइड्रेट तुरंत एनर्जी देते हैं। जैसे गेहूं वगैरह खाते हैं, चावल, स्टार्च, ये सब सोर्स होते हैं एनर्जी के सोर्स। जनरली इसमें अपन केमिस्ट्री देखें इसकी, तो जनरली ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं। इसका मतलब इनमें चिरल कार्बन होता है। बताऊंगा ग्लूकोज में कितने चिरल कार्बन पूछा हुआ बोर्ड कंपटीशन में। एंड एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ये जनरली एल्डिहाइड कीटोन्स होते हैं, ग्लूकोज वगैरह देखेंगे अभी। विच और हाइड्रोलिसिस गिव्स पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। कोई एल्डिहाइड कीटोन्स पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड देते हैं। इनके बढ़िया एग्जांपल्स आपको बता दूं कि प्लांट जो होते हैं जैसे आलू वगैरह है, ये स्टोरेज फूड है बॉडी के। तो उनमें जो स्टोरेज फूड के रूप में होता है आपके मेन स्टार्च, भरपूर कार्बोहाइड्रेट होता है। और एनिमल स्टार्च जो होता है ना बेटा, जो एनिमल्स के अंदर स्टोरेज फूड होता है वो ग्लाइकोजन होता है। ये भी कंपटीशन में आया हुआ है, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या है? ग्लाइकोजन एनिमल स्टार्च। तो अब अपन सबसे इसमें शुरू करते हैं बेटा। किसी चीज को समझना तो क्या पढ़ते हैं भैया जी? क्लासिफिकेशन। तो अब क्या शुरू कर रहे हैं अपन? क्लासिफिकेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। क्लासिफिकेशन में क्या आता है? क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं? कोई बेसिस होता है बेटा, तो बेस लूंगा कोई, उसके बेसिस पर उसको क्लासिफाई करूंगा। तो सबसे क्लासिफिकेशन का पहला जो है वो है आपके ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस। ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस क्लासिफिकेशन of carbohydrate, classification of carbohydrate, classification। और क्लासिफिकेशन में अपन लिखेंगे पहला on the basis of हाइड्रोलाइसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। हाइड्रोलिसिस क्या होता है?
किसी में पानी जोड़ करके उसको ब्रेक करते हैं, उसको होता है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस के बेसिस पर कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप के होते हैं वो देखेंगे। तो वो होता है 3 टाइप के, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। हाँ बेटा, तो ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस देयर आर 3 टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कौन कौन से बेटा? सबसे छोटे जिनका हाइड्रोलिसिस फर्दर नहीं होता, जो अब छोटे हैं सबसे और हाइड्रोलाइज नहीं होते हैं, वो होते हैं मोनोसैकेराइड। दोज कार्बोहाइड्रेट विच आर नॉट फर्दर हाइड्रोलाइज्ड नॉन एज मोनोसैकेराइड। तो इसमें लिख देंगे अपन कार्बोहाइड्रेट which are not further हाइड्रोलाइसिस जो इनका नहीं होता है, हाइड्रोलाइज नहीं होता बेटा। सबसे छोटे टावर है उनको तो बोलते हैं मोनोसैकेराइड, सबसे छोटे सैकेराइड्स। और एग्जांपल इसके अंदर, और कोई भी मोनोसैकेराइड होगा तो उसका जनरल फॉर्मूला C6H12O6, ये इनका जनरल फॉर्मूला है। कोई कहता है ग्लूकोज, नहीं साहब, फ्रक्टोज का भी यही फॉर्मूला है, ठीक है ना, फ्रक्टोज और मैनोज का भी यही फॉर्मूला है। तो चाहे इसके एग्जांपल्स आपके, तो ग्लूकोज उसका भी फॉर्मूला यही है, चाहे फ्रक्टोज और फ्रूट शुगर, जो फ्रूट्स में लेती है फ्रक्टोज होता है बेटा, मैनोज जो है वो भी इसमें आएगी। तो सबका जनरल फॉर्मूला C6H12O6। तो छोटे सबसे टावर कह सकते हैं जिनका हाइड्रोलिसिस नहीं होता है वो होता है मोनोसैकेराइड। एग्जांपल कौन कौन सा है आपके कोर्स में? ग्लूकोज और फ्रक्टोज, जनरल फॉर्मूला दोनों का यही। ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनकी हाइड्रोलिसिस से 2 से 10 मोनोसैकेराइड बनता है, फर्दर हाइड्रोलाइज होते हैं, टुकड़े टूटते हैं और 2 से 10 के बीच में कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, वो होते हैं ओलिगोसैकेराइड। तो कार्बोहाइड्रेट विच गिव्स 2 to 10 units of मोनोसैकेराइड्स 2 से 10 तक के बीच में जो देखते हैं बेटा वो होते हैं आपके ओलिगोसैकेराइड। ओलिगो में क्या क्या आएंगे? ओलिगो में क्या क्या आएंगे? डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड सब आएंगे। डाइसैकेराइड अपने कोर्स में है C12H22O11। दुनिया के कोई भी डाइसैकेराइड होगा तो उसका फॉर्मूला यही होगा। फॉर एग्जांपल आपके कोर्स में है तो सुक्रोज, जो आप शक्कर खाते हो वो सुक्रोज होती है बेटा, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, ये 3 जो है बेटा डाइसैकेराइड आपके कोर्स में है। ये डाइसैकेराइड, ओलिगो में आपके डाइसैकेराइड कोर्स में, तो ट्राइसैकेराइड भी होते हैं, टेट्रा भी होते हैं, लेकिन मेन कोर्स में है। फिर आते हैं पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड का जनरल फॉर्मूला C6H10O5N। पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं? जो फर्दर हाइड्रोलाइज होके 10 से ज्यादा मोनोसैकेराइड बनने वाले को क्या कहते हैं? पॉलीसैकेराइड। तो क्या डेफिनेशन आएगी? कार्बोहाइड्रेट which gives more than 10 units of monosaccharide यानी बड़े पॉलीमर होता है बेटा, एन लगा हुआ देखो। और एग्जांपल्स इसके यहां लिख देता हूं। एक तो स्टार्च आपके कोर्स में, एक तो क्या क्या है? एक तो स्टार्च है बेटा, इसका एग्जांपल। एक सेल्यूलोज जो प्लांट सेल में होता है ना, हार्ट होती है। और एक है ग्लाइकोजन, जो ग्लाइकोजन बहुत ही फेमस एनिमल स्टार्च के नाम से जाना जाता है प्यारे बच्चों। तो ये है कार्बोहाइड्रेट का पहला और इंटरेस्टिंग क्लासिफिकेशन। क्या था ये? ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस। कितने टाइप के होते हैं प्यारे बच्चों? 3 टाइप के। कौन कौन से? मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड वो होते हैं जो सबसे छोटे। हाँ बच्चों, क्लासिफिकेशन कर लिया था बेटा कार्बोहाइड्रेट का स्टार्ट। तो पहला क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस। उसमें कौन कौन से थे? हाइड्रोलिसिस के बेसिस पर 3 तरह के थे, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड। ओलिगो में थे डाइसैकेराइड सारे। अब दूसरा बहुत सिंपल सा क्लासिफिकेशन करते हैं, और उसका बेसिस क्या? उसका बेसिस तो था हाइड्रोलिसिस, और इसका बेसिस है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में वही है, चक्के देखते हैं, खा के देखते हैं, मीठा है कि टेस्टलेस है, वाटर सॉल्युबल है। उस बेसिस पर कार्बोहाइड्रेट 2 तरह के होते हैं बेटा। एक तो होती है सुगर्स और एक होती है नॉन सुगर्स। सुगर्स की पहचान है स्वीट इन टेस्ट, स्वीट मतलब मीठे होते हैं स्वाद में चखने पर, और वाटर सॉल्युबल है, इसीलिए तो मैंने कहा ना शक्कर घुलती, चाय तो चाय मीठी हो जाती है, सिंपल सी बात है।
और क्रिस्टलाइन क्रिस्टल्स होते हैं, पता चल जाता है। नॉन शुगर की पहचान है नो स्वीट इन टेस्ट, टेस्ट करते हैं तो फीके फीके लगते हैं कागज वगैरह, ये सब स्टार्च वगैरह, लेस सॉल्युबल, वाटर में भी कम घुलते हैं, ये नॉन शुगर्स की पहचान है। जनरली बात है, हर किसी की नहीं है, इनके पीछे ठीक है ना ए ऐसे ही लगाता है, सफिक्स एज, ठीक है ना, ए ऐसे ग्लूकोज वगैरह, सुक्रोज, ओज या ओज, ओ ऐसे ही लगा, एज तो उसमें लगता है एंजाइम्स में, ओज ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज, ओज ओ ऐसे पीछे लगा हुआ मिलता है। तो ये क्लासिफिकेशन छोटा सा था शुगर्स एंड नॉन शुगर्स। कहते हैं नॉन शुगर्स, और भाई नॉन शुगर जो टेस्ट में मीठे नहीं है वो स्टार्च है। इसके एग्जांपल्स क्या क्या आएंगे बेटा, स्टार्च आ जाएगा और सेल्यूलोज जो है इसका एग्जांपल आ जाएगा ग्लाइकोजन जो एनिमल स्टार्च होता है वो सारे किस में आएंगे बच्चों, नॉन शुगर्स में आते हैं। स्टार्च फीका फीका रहता है थोड़ा सा, है ना। और तीसरा क्लासिफिकेशन है बेटा कि उस शुगर में रिड्यूसिंग पावर है कि नहीं है, क्योंकि एल्डिहाइड तो रिड्यूस हो जाता है जल्दी, लेकिन जिसमें रिड्यूसिंग पावर नहीं है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स में आती है। तो रिड्यूसिंग शुगर्स कौन कौन सी होती है, रिड्यूसिंग शुगर, और कौन सी नॉन रिड्यूसिंग होती है, ध्यान रखना है। ऑल द कार्बोहाइड्रेट विच रिड्यूस द टॉलेंस रिएजेंट एंड द फेलिंग सॉल्यूशन। एल्डिहाइड कीटोन्स वाले चैप्टर में टॉलेंस रिएजेंट की रिएक्शन भी आई थी बेटा, और इस चैप्टर में भी आएगी। टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर देवे तो रिड्यूसिंग शुगर, और उसको वो पावर किस में है, ग्लूकोज में है, फ्रुक्टोज में है, माल्टोज है, लैक्टोज है, ये तो डाइसैकेराइड्स है और ये मोनोसैकेराइड्स है। इनमें पावर है किनको रिड्यूस करने का, टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस करने वाली रिड्यूसिंग शुगर, और इनको रिड्यूस नहीं कर पाए तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स होती है। और इसकी डेफिनेशन है तो याद रखनी है, दोस कार्बोहाइड्रेट विच नॉट रिड्यूस द टॉलेंस रिएजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन, उनको रिड्यूस नहीं कर सकती है तो वो होती है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। वो कौन होते हैं सारे, वो सारे बेटा डाइसैकेराइड। इसमें एक डाइसैकेराइड देखो सुक्रोज की जगह यहाँ थी, लेकिन ये सुक्रोज एक्सेप्शन है, एक शुगर होते हुए भी वो नॉन शुगर्स के ग्रुप में चली गई है, और उसका रीजन भी आगे आता है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर है सुक्रोज, फिर स्टार्च, सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन, ये अपने नॉन शुगर सी जनरली नॉन रिड्यूसिंग होती है, लेकिन एक एक्सेप्शन याद रखना वो है सुक्रोज का कोई रीजन है बेटा ऐसा कि नॉन रिड्यूसिंग बन जाता है, इसके पास वो OH नहीं होता, एक्टिव हाइड्रोस एल्डिहाइड ग्रुप नहीं रह पाता है इसके पास फ्री, इसलिए ये क्या होती है बेटा, ये आपके नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है। अब अपन करते हैं ग्लूकोज की स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की पढ़ाई करेंगे बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड, हाँ बेटा अब पढ़ते हैं अपन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में अपन देखते हैं बच्चों को, जब हम पूछते हैं कि ये किसका फॉर्मूला भाई, ठीक है ना, C6H12O6 ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछते हैं तो वो क्या बताता है, C6H12O6। लेकिन बेटा इस फॉर्मूले में ग्लूकोज का ये फॉर्मूला है, ठीक है, लेकिन यही फॉर्मूला फ्रुक्टोज का भी है, C6H12O6, ये फ्रुक्टोज का भी है, तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बेटा, क्या ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का सेम फॉर्मूला है, तो फिर बच्चा तो कंफ्यूज होगा ना। तो फिर बच्चों को कहते हैं भैया ये तो इसका क्लोज स्ट्रक्चर है। इसका यदि ओपन स्ट्रक्चर की बात करें अपन इसको, तो इसको खोलेंगे जब इसकी केमिस्ट्री सामने आ रही है, तो सही स्ट्रक्चर इसका क्या बेटा, कि इसमें 6 कार्बन होता है, 1 2 3 4 5 और 6, और बच्चा खोलेगा तो देख रहा पहला कार्बन एल्डिहाइड होता है इसमें, जबकि फ्रुक्टोज में देखना आप 6 कार्बन लगाइए पहले, तो 1 2 3 4 5 और 6, इसमें आप क्या देखोगे सेकंड नंबर पर कीटोन है, तो बस साफ साफ क्लियर होता है बेटा कि इसमें एल्डिहाइड प्रेजेंट है, इसलिए इसको कहते हैं एल्डोहेक्सोस। क्या बोलता है, एल्डो4 एल्डिहाइड, 6 कार्बन की है इसलिए हेक्सोस बोला जाता है। जिस शुगर के अंदर 3 कार्बन हो उसको ट्रायोज शुगर बोलते हैं बेटा। जिस शुगर में 4 कार्बन प्रेजेंट होते हैं वो टेट्रोज शुगर हो गई। 5 कार्बन वाली जो DNA RNA में अपनी शुगर होती है वो पेंटोज शुगर होती है। इसी तरह से ये 6 कार्बन वाली है ये हेक्सोस है, और एल्डिहाइड है तो एल्डोहेक्सोस। और ग्लूकोज को सामान्य भाषा में डेक्सट्रोज भी कहते हैं, ध्यान कर लेना, बॉटल चढ़ाए जाते हैं हॉस्पिटल में डेक्सट्रोज लिखा हुआ उस बॉटल पे, तो डेक्सट्रोज भी ग्लूकोज का ही नाम है, ये एल्डिहाइड होता है, ध्यान रखना। जब फिर फ्रूट में जो फ्रूट्स होते हैं, फल होते हैं, उसमें जो शुगर्स होती है वो फ्रुक्टोज होती है, और वो कीटोहेक्सोस, इसका नाम हो गया कीटोहेक्सोस। कीटो फॉर कीटोन, कीटोनिक ग्रुप होता है। बाकी इनमें तीनों में क्या हो गया, OH और
OH, फिर होता है H और फिर होता है OH। ये OH लगा दिया बेटा फिक्स, इधर नहीं लगा सकते, ध्यान रखना। और यहाँ वैलेंसी पूरी के H लग जाए CH2, जहाँ OH लगा है वहाँ H लगा दो, ये H लगा दिया, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ जहाँ H लगा वहाँ उल्टा OH आ जाएगा, ये H। ये है बेटा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। अब ग्लूकोज आपसे पूछेंगे ऑप्टिकल आइसोमर जब शो क्यों करता है, तो इसके अंदर चिरल कार्बन है। देखो हाउ मेनी चिरल कार्बन, चिरल कार्बन कौन सा होता है जिससे सारे ग्रुप अलग अलग होते हैं, सारे वैलेंसी अलग होती है। इसमें तो सेम आ गया, देखो CH2 आ गया, इसमें कोई आपकी ये कार्बन क्या है बेटा, चिरल नहीं है, ये कार्बन चिरल है, क्यों, डिफरेंट ग्रुप है, ये अलग, ये अलग, ये अलग और ये अलग। तो जहां जहां मैं स्टार लगा रहा हूं बेटा वो आपकी चिरल है। ये इसमें 4 चिरल कार्बन है, कितने, 4 चिरल कार्बन है, 1 2 3 4। और आप अपना आगे देखेंगे इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर आएगा, उसको भी चेंज आएगा, ठीक है। तो कंटिन्यू 3 OH है, तो कंटिन्यू 3 OH इसमें भी है, ध्यान रखना। फिर क्या है, H लगा हुआ है, जहां H लगा वहां OH लगाना है, ये H लगाना है, यहाँ OH लगाना है H, ये CH2 ग्रुप, और ये होता है CH2OH। तो दोनों का सेम मालिक है, सेम फॉर्मूला है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जिसका सेम होता है और डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, तो केमिस्ट्री में क्या होता है, आइसोमर्स होते हैं। तो ग्लूकोज फ्रुक्टोज एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है बेटा, ये ध्यान रखना। ये इसमें चेंज भी हो सकता है, आपस में चेंज हो सकते हैं, ध्यान रखना। ये है फ्रुक्टोज का फॉर्मूला, और ये है ओपन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। वास्तव में ये तो कौन सा फॉर्मूला हुआ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला किसका है, ग्लूकोज का, और ये है फ्रुक्टोज का। लेकिन प्यारे बच्चों, ग्लूकोज का जो ओपन स्ट्रक्चर होता है वो सारी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। तो साइंटिस्ट ने कहा यार कुछ गड़बड़ होगी, और वो गड़बड़ ये है बेटा कि वास्तव में ग्लूकोज का स्ट्रक्चर साइक्लिक होता है। वहाँ जो एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड और अल्कोहल की आपस में रिएक्शन हो जाती है, उसे हेमी एसिटाइल फॉर्मेशन कहते हैं। हेमी एसिटाइल फॉर्मेशन से इसका स्ट्रक्चर ओपन स्ट्रक्चर ना होकर के साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, ग्लूकोज के ओपन स्ट्रक्चर से हम सारी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम इसका कौन सा नया स्ट्रक्चर याद करेंगे, साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो अब हम साइक्लाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। इसका देखिए आप कैसे बनाना है साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो इस एल्डिहाइड को खोलना होता है, वीडियो को पॉज करके आप ये नोट करेंगे, और उसके बाद अपनी नोटबुक पे हेडिंग डालना है साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो साइक्लाइजेशन चालू करते हैं बेटा, वो याद होना चाहिए, साइक्लिक स्ट्रक्चर मेन है, वो मैं आपको लर्न करना सिखा देता हूं। तो देखिए कैसे करना है। तो हेडिंग आप डाल दीजिए साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। साइक्लिक स्ट्रक्चर आप मेरे साथ बनाओगे। इसमें क्या करना है कि वो फर्स्ट कार्बन 6 कार्बन लगाने, पहले तो मैंने 1 2 3 4 5 और 6, उसमें फर्स्ट में एल्डिहाइड को खोल के लिख दिया, और ये OH ग्रुप है सब जगह, देखो OH कितने हैं बेटा, 3, ये फिर H और ये OH, जहाँ OH लगा है वहाँ H लगाना ही है बेटा, इसमें कोई डाउट नहीं है साहब। ओके, अब होता क्या है कि ये एल्डिहाइड की अल्कोहल से रिएक्शन अपन ने पढ़ी है एल्डिहाइड कीटोन के चैप्टर में, हेमी एसिटल कीटल फॉर्मेशन हो जाता है। तो एसिटल फॉर्मेशन हो जाता है कैसे, इन दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन। यहाँ वाला जो हाइड्रोजन है 5th नंबर कार्बन वाला, 1 2 3 4 5, ये 5 से क्यों कनेक्ट हुआ है ये भी हम बात करने वाले हैं अभी। तो इन दोनों से इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पे क्या चार्ज है बेटा, नेगेटिव, इस पे क्या है, पॉजिटिव। ये H को भेज दो यहाँ पर, और ये आपके ऑक्सीजन जुड़ेगा यहाँ पर, इसको क्या बोलते हैं, हेमी एसिटाइल फॉर्मेशन, उससे साइक्लाइजेशन हो जाता है। तो ये फर्स्ट कार्बन है बेटा 1 2 3 4 5 और 6, ये क्या हो गया बेटा OH, ये H इसके पास गया भैया जी, ये तो OH हो गया, और ये इसका कनेक्शन किससे हो जाएगा, 5 नंबर से, ऑक्सीजन से। तो ये देखो साइक्लिक स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा जिसमें OH राइट हैंड की तरफ हो। और सबसे बड़ी बात बता दूं बेटा, आफ्टर साइक्लाइजेशन फर्स्ट कार्बन बिकम चिरल, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज, जो है इसको बोलते हैं आपके, एक नया नाम है एनोमर, एनोमरिक कार्बन बोलते हैं। फर्स्ट कार्बन देखो, ऐसा कार्बन दो ऑक्सीजन के बीच में, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, उसके बीच में आ चुका है, ये आपके कौन सा होता है, एनोमरिक कार्बन होता है बेटा, और इसमें OH राइट हैंड की तरफ है, तो इसका नाम है अल्फा डी ग्लूकोज। क्या नाम है, अल्फा डी ग्लूकोज। ये खुद क्या है, डी ग्लूकोज, ग्लूकोन डी कहते हैं ना, ये डी ग्लूकोज खुद था, ये अल्फा डी ग्लूकोज है। बाकी एच लगाने हैं, इसमें क्या लगा हुआ है यहाँ पर OH, फिर क्या लगा हुआ है H और OH, फिर ये OH और H, यहाँ H लगेगा, और ये CH2 और OH। तो ये है अल्फा डी ग्लूकोज का फॉर्मूला।
बीटा डी ग्लूकोज बनाने है आपको, तो कुछ मत कीजिए, फर्स्ट कार्बन के OH को इधर और H को इधर पटक दीजिए, बीटा डी ग्लूकोज बन जाएगा प्यारे बच्चों। तो बीटा डी ग्लूकोज बनाना है तो उसमें भी आपको क्या करना है, 1 2 3 4 5 और 6, इसमें कुछ नहीं करना, OH को इधर H को इधर, बाकी वो कनेक्शन है ही है, 5 नंबर से जुड़ा हुआ है ये बेटा। और ये फॉर्मूला किसका हो गया रे बच्चों, OH हो गया, फिर ये H और ये OH और यहाँ OH, ये है बेटा बीटा डी ग्लूकोज। तो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज के ये फॉर्मूले बन गए। साइक्लिक साइकिल का है साइकिलियरी, और ये फॉर्मूले देने वाला था फिशर। तो ये जो फॉर्मूले बने हुए हैं इनको अपन कहते हैं फिशर फॉर्मूलास। लेकिन फिशर फॉर्मूले से भी एडवांस फॉर्मूले आए बेटा। नेक्स्ट एक साइंटिस्ट था हावर्थ ने, तो उसको अपन बोलेंगे हावर्थ स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज, वो हम इसके बाद हावर्थ स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। तो अभी आप क्या कीजिए, ये दोनों स्ट्रक्चर बनाइए, फिर नेक्स्ट अपन लेते हैं हावर्थ स्ट्रक्चर।